नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परमार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं बीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो कि केमिस्ट्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूनिट वाइज हम आपको बताते रहेंगे, टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेक्शन। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं जो कि डी ब्रोगली तरंगों का विचार से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। प्रश्न संख्या 1, द्रव्य तरंगों का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लुईस डी ब्रोगली ने किया था। डी ब्रोगली तरंगे निम्न के तरंग सदृश गुणों से संबंध है, तो किससे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन और अन्य कण के। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 100 ईवी की गतिज ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.1 नैनोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ध्यान रखिए, संवेग क्या होता है? P बराबर mv होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा समीकरण किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का वर्णन करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/p। तो p यहाँ पर क्या है? संवेग है, जिसका मान होता है mv। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी ब्रोगली तरंग कण द्वैत सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, इसका अर्थ है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, कण कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कण जो है वह कण की भांति और तरंग की भांति दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इससे भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इससे हम पढ़ लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक साथ किसी कण का सटीक मान नहीं जान सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका मान सटीक से ज्ञात नहीं किया जाता? स्थिति और संवेग का मान साथ में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति और अनिश्चितता कम हो जाती है तो उसके वेग में अनिश्चितता का क्या क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है या घटता है, हमको बताना है। तो इसमें क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के भौतिक की किस शाखा में एक आधारभूत अवधारणा है? तो किसकी अवधारणा है? आपको ध्यान होगा, ये है एक क्वांटम यांत्रिकी की। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रोडिंगर तरंग जो इक्वेशन दी थी वो किसने प्रतिपादित किया था? तो उसका वैज्ञानिक का नाम था इरविन श्रोडिंगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछे जाते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न के व्यवहार का वर्णन करता है। तो किसका वर्णन करता है? क्वांटम कण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जो किसका वर्णन करता है? तो क्वांटम कणों का वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में गैर सापेक्षतावादी कणों के लिए श्रोडिंगर समीकरण का कौन सा संस्करण उपयोग किया जाता है? तो कौन सा संस्करण उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण की एक आंशिक अंतर समीकरण है जो क्वांटम परमाणु प्रणाली के विकास का वर्णन करता है। तो क्या करता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तरंग फलन और हेमिटोलियन संकारक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने के लिए कितने क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने के लिए
कितने क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सी क्वांटम संख्या किसी कण में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश में निर्दिष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक और ध्यान रखिएगा, आपको कौन सी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? एन, एल, एम, एन, इसके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या एन में पूर्णांक मान शुरू हो सकते हैं। पूर्णांक मान शुरू हो सकते हैं तो किससे हो सकते हैं? एक से शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजीमुथाल क्वांटम संख्या जो किसके साथ संबंध है? तो किसके साथ संबंध है इसका? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में कक्षक या अभिविन्यासक से। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। L बराबर 2 है, 2 के लिए एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है, 10 हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेके आते रहते हैं इस चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m निर्दिष्ट करती है। तो किसके करती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन का चक्रण, ये तो नहीं होगा। एक उपकोष के भीतर कक्षक का अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हमारा परमाणु और आयनिक त्रिज्या के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप आवर्त सारणी में एक आवर्त से आगे बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बढ़ती है या घटती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक वर्ग में जब आप वर्ग से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का आमतौर पर क्या होता है? तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो इसमें बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो आपको ये तत्व दे रखे हैं, इनसे बताना है कि परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होती है? तो लिथियम की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन अपने मूल परमाणु से छोटा है? तो आपको बताना है तो कौन सा है? बी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, Mg2++2। ठीक है। निम्नलिखित आयनों में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो किसकी होती है? आयोडीन को होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति की आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी है? O की -2 की, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आयनीकरण ऊर्जा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए आयनीकरण ऊर्जा क्या है। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है? आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो कुछ तत्व दे रखे हैं आपको, किसकी इसमें से किसकी ज़्यादा होती है? तो सोडियम की ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप आवर्त सारणी में एक आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है आयनीकरण ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ता है आवर्त में सारणी एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाने पे? तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है हमारा संकरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर ही पक्का ही आएगा, आप ये इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद रख लेना। चलिए शुरू करते हैं। मेथेन CH4 में कार्बन परमाणु का संस्करण क्या है? तो इसमें से बताना है कार्बन परमाणु का संस्करण क्या होगा? तो sp3 होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। sp3 संकरण होता है मेथेन में। किस अणु में कार्बन परमाणु sp2 के रूप में संकृत होता है? तो इसमें से बताना है किसका होता है? तो एथीन को होता है,
ये C2H4 का होता है, C2H4 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या है। तो आपको बताना है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का कौन सा संकरण है। तो इसमें होता है sp3 संकरण होता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन परमाणु को इस प्रकार संकरित किया जाता है, ठीक है ना। CO2 में कार्बन परमाणु को इस प्रकार संकरण किया जाता है, तो आपको पता होगा sp में किया जाता है, ठीक है ना। sp किया जाता है क्योंकि इसकी संरचना बनती है ऐसे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इसमें कितनी होती है, sp होती है। यहाँ पर इससे पाई बंधों की संख्या ऐड की जाती है, 2 है तो sp हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 में सल्फर परमाणु का संकरण क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sp3d2 हो जाएगा, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक और ध्यान रखिएगा, आपको संकरण दे देंगे जैसे sp और sp2 sp3, और जिसमें आकृतियाँ होती हैं जैसे इसकी जियोमेट्री, जैसे sp3 की लाइनर होती है, जैसे इसकी ट्रेंगुलर होती है। तो आपको इसमें सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसमें नहीं दिया गया है, आप बुक से पढ़ सकते हो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, जैसे कि बॉटनी पेपर में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस अणु में sp3d2 संकरण वाला कार्बन होता है। तो किस में होता है, आपको ऊपर ही बताया था, तो किस में होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, SF6 का होता है। एक क्वेश्चन बीच में रह गया, नाइट्रेट आयन NO3- में नाइट्रोजन परमाणु किस संकरण को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। तो ये किसको कर रहा है, sp2 को कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो जाए, कमी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बंद लंबाई और बंद कोण से आई है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन 1-2 मिल जाएगा आपको देखने को। तो स्टार्ट करते हैं, ये भी एक अणु में बंद की लंबाई है, एक अणु में बंद की क्या लंबाई होती है। तो बंद की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दो बंधे हुए परमाणु के बीच की दूरी, दो बंधे हुए परमाणु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अणु में बंद की लंबाई कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बंद की लंबाई को प्रभावित नहीं करता। इसमें कारक दे रखे हैं, तो कौन सा नहीं करता, अणु में परमाणु की संख्या, अणु में परमाणु की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंद की लंबाई आमतौर पर छोटी होती है। तो किसकी होती है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कार्बन कार्बन की बंद के बीच की लंबाई सबसे छोटी होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद की लंबाई आमतौर पर मापन की किस इकाई में व्यक्त की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। बंद की लंबाई आमतौर पर मापन की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तो पिकोमीटर है उसकी यूनिट, पिकोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंद ऊर्जा। तो बंद ऊर्जा से भी आपको क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलेगा पक्का ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बंद ऊर्जा क्या है, बंद ऊर्जा क्या है, बंद ऊर्जा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, बंद ऊर्जा कहलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषा से आया है। बंद ऊर्जा को आमतौर पर मापा जाता है, ये इसकी यूनिट है। तो किससे नापा जाता है, तो जूल प्रति मोल, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध की बंद ऊर्जा प्रभावित होती है, सहसंयोजक बंध में बंद ऊर्जा प्रभावित होती है। तो किससे प्रभावित होती है, पाए जाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंध आमतौर पर सबसे प्रबल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रबल होता है। तो त्रिबंध होता है,
कौन सा होता है, त्रिबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल बंध ऊर्जा उत्पादों की कुल बंध ऊर्जा से खाली डेश दे रखा, आपको बताना है क्या आएगा होती है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर के बराबर होती है। तो क्या होती है, के बराबर होती है, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल बंध ऊर्जा उत्पादों की कुल बंध ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट है हमारा O2 जैसे द्विपरमाणु अणु की बंध ऊर्जा क्या होती है। तो जब यह अपने सबसे स्थिर रूप में होता है तो क्या होती है, 498 केजी मोल होती है, 498 केजी मोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध की बंध ऊर्जा क्या लगभग होती है, तो आपको बताना है कितनी होती है। तो 413 होती है, 13 होती है केजी मोल होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉन्डर वॉल्स आकर्षण बल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। तो कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं। वॉन्डर वॉल्स आकर्षण बल है, यानी परिभाषा से है, क्या है ये, अणुओं के बीच दुर्बल बंध है। ये अणुओं के बीच क्या है, एक दुर्बल बंध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन्डर वॉल्स आकर्षण बल को किस रूप से भी जाना जाता है। वॉन्डर वॉल्स आकर्षण बल को किस रूप से में भी जाना जाता है, तो किस रूप से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन पंसार बल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजोनेंस यानी अनुनाद से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान में अनुनाद क्या है, रसायन विज्ञान में अनुनाद क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। एक अणु में वैकल्पिक द्विबंध लक्षण क्या है, द्विबंध लक्षण यानी पाई बॉन्ड का घूमना, क्या नंबर है ये, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अनुनाद रेजोनेंस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अनुनाद संरचनाओं इसका प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो अणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करती है, सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे है, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। ये क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर पेपर में, छपा नहीं है, सॉरी। चलिए अगला टॉपिक से क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अति संयुग्मन कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन में अति संयुग्मन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन में अति संयुग्मन क्या होता है, तो सिग्मा बंध से जुड़ी एक अनुनाद घटना, सिग्मा बंध से जुड़ी हुई क्या है, रेजोनेंस की जो घटना होती है, तो ये होता है, क्या होता है, अति संयुग्मन होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अति संयुग्मन में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को निम्न में से स्थानांतरित किया जाता है, तो किस में स्थानांतरित किया जाता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया, नए पाई बंद बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, नए पाई बंद बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, देख लो। अगला क्वेश्चन है कि अति संयुग्मन में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सी नंबर का राइट आंसर होने वाला है। सिग्मा यानी आपको पहले बताया कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है ना। और रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में कौन से भाग लेते हैं, तो उसमें लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और अति संयुग्मन में कौन से लेते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चलिए इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अति संयुग्मन आमतौर पर जिसमें देखा जाता है वह है एरोमेटिक यौगिक, कौन से हैं, एरोमेटिक यौगिक में देखा जाने को मिलता है यह अति संयुग्मन कॉन्जुगेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों को स्थिर करने में अति संयुग्मन की मुख्य भूमिका क्या है, तो ये भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्य भूमिका क्या रहती है कार्बनिक यौगिक को स्थिर करने के लिए? तो यह इलेक्ट्रॉनों को अस्थानांतरित करता है जिसके आवेश घनत्व कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के कार्बनिक यौगिक की स्थिरता को समझाने के अतिह्यूमन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो किससे से डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्कीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक से टॉपिक से है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, आपको विशेषता पता होना चाहिए। एरोमेटिक नहीं है तो साइक्लो साइक्लो साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन यहाँ पर एरोमेटिक है, टोल्यूइन यहाँ पर एरोमेटिक है, पिरिडीन भी यहाँ पर एरोमेटिक है। साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक नहीं है, ये है एंटी एरोमेटिक। तो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि एरोमेटिक यौगिक के अवसर एक समतलीय दृष्टिकोण षटकोणीय वलय संरचना होती है। तो क्या होती है? एकल बंद द्विबंध। डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हक्कल के नियम से आया है। एरोमेटिक के लिए हक्कल नियम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4n+2 क्या होते हैं? 4n+2 ये यही होता है हक्कल का नियम। आपको पता होगा एरोमेटिक कौन से यौगिक होते हैं जो हक्कल का नियम पालना करते हैं, जिसमें कॉन्जुगेशन होता है और वह वलय संरचना होनी चाहिए, है ना, रिंग रिंग वाली संरचना होनी चाहिए। हक्कल के नियम के अनुसार एक एरोमेटिक यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आपको पता होगा 4 का गुणज यानी 4 का टेबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ एरोमेटिकता के लिए हक्कल के नियम को संतुष्ट करता है? तो बेंजीन यहाँ पर करता है, इसमें से बेंजीन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एरोमेटिकता की अवधारणा सामान्य किस रासायनिक तत्व से जुड़ी हुई है? तो सामान्य आपको पता होगा किस तत्व से जुड़ी हुई है, कार्बन है, ये तो आपको पता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कौन सा नॉन एरोमेटिक उदाहरण है। तो साइक्लोहेक्सेन आपको पहले बताया, साइक्लोहेक्सेन एक नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोमेटिक यौगिक की स्थिरता का प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण क्या है? तो उसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनुनाद और विस्थानीकरण इलेक्ट्रॉन। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बंध। तो इससे भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बंध किस प्रकार का बंध होता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार का बंध होता है? तो आपको पता होगा ये दुर्बल एक रासायनिक बंध है। यह एक क्या दुर्बल रासायनिक बंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध आमतौर पर हाइड्रोजन और किस अन्य तत्व के बीच होता है? तो किसके बीच होता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन के साथ होता है। हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु एक के ऊपर में कार्य करता है, तो किस पर? इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो नीचे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध से भाग ले सकता है? कौन सा इसमें से यौगिक भाग ले सकता है? तो अमोनिया ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का है, तो ये है द्विध्रुव अंतःक्रिया बल बंध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। पानी H2 में पानी के एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है? तो ये बंध बनता है दूसरे पानी के अणु का ऑक्सीजन के साथ बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक संरचनाएं। आयनिक संरचना से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हम करने वाले हैं। आयनिक बंध मुख्य रूप से किसके बीच बनता है? तो आयनिक बंध किसके रूप में बनता है? एक धातु और एक उप अधातु के साथ बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनायन पर आवेश क्या है। एक घनायन पर आवेश सकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, सकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आयनिक यौगिक में घनायन बनाता है, तो कौन सा बनाता है आपको पता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोडियम बनाता है, जिसका सिंबल होता है Na ठीक है। जब क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो कौन सा आयन बनता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन प्लस बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, यानी टेबल लवण भी बोलते हैं उसे, उसे कौन सा सूत्र होता है, तो NaCl होता है, आपको पता ही होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं, ये कुछ दोष है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो धातुओं जैसी सामग्रियों में मजबूत करने के लिए किस प्रकार का जालक दोष जिम्मेदार है, तो कौन सा जालक जिम्मेदार होता है, सी नंबर अव्यवस्था दोष इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जालक दोष में क्रिस्टल संरचना में बाह्य परमाणु की उपस्थिति शामिल होती है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होएगा, अशुद्धि दोष। तो किस प्रकार के जालक दोष की उपस्थिति में आयनिक ठोसों में आयनिक चालकता उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शॉर्ट की दोष। किस प्रकार के जालक दोष में क्रिस्टल संरचना में रिक्त अंतरालीय स्थानों पर घनायनों का स्थानांतरण शामिल होता है, तो फ्रैंकल दोष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक दोष NaCl जैसा आयनिक क्रिस्टल में होता है, तो कौन सा दोष होता है, शॉर्ट की दोष होता है NaCl में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जालक दोष में परिणाम स्वरूप किसी सामग्री में घनत्व से कम नहीं है कमी आती है, तो किस में दोष होती है, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, रिक्ति दोष से, ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। क्रिस्टल जालक में रिक्त दोष का प्राथमिक कारण क्या है, तो गायब परमाणु इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। शॉर्टकी दोष में किस प्रकार के आयन अपने जालक स्थलों में गायब होती है, तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। अर्धचालक उपकरण के लिए उपयोग ली जाने वाली सबसे सामान्य धातु कौन सी है, तो सिलिकॉन होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आपका, अब वो सिलिकॉन से होती है, SI से द्वारा से प्रदर्शित किया जाता है। अर्धचालकों में चालकता होती है तो उनके बीच होती है, क्या होती है, चालक और अचालक, चालक और अचालक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अर्धचालकों में किस प्रकार के आवेश वाहक आमतौर पर विद्युत संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल किन के बीच का ऊर्जा अंतर है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन के बीच है, संयोजन बैंड और चालन बैंड के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए कौन सा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अर्धचालक पदार्थ आमतौर पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड में उपयोग लिया जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड लिया जाता है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे GOAS के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्या आवेश वाहक क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वास्तविक गैसों के PV समतापी वर्ग, यानी गैसीय स्टेट से जो क्वेश्चन आए हैं, यूनिट से आए हैं, तो वो क्वेश्चन है PV समानुपाती समतापी वर्ग जैसे वक्र है जो संतरांक पर दाब और आयतन के बीच संबंध दिखलाते हैं, वे कहलाते हैं ताप कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा। PV समतापी वक्र पर कौन सा गैस नियम पर सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो कौन सी रेखा द्वारा जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखिए, बॉयल नियम। आप जितने भी नियम है ना, जितने भी इस गैस स्टेट में नियम है, उनके क्या याद करना, आपको ग्राफ याद कर लेना है, यानी कौन से यानी स्टेटमेंट होते हैं सीधी लाइन या ऐसे, तो यहाँ सुमेलित करने वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आप इससे। एक आदर्श गैस के लिए
पी वी समतापी वर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सदैव सीधी रेखा में होती है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। पी वी समतापी वर्ग में वर्ग का ढाल जैसे इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पी वी समतापी वर्ग पर वर्ग का ढाल जैसे जैसे इंगित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार में विचलन की प्रदर्शित करती है तो पी वी समतापी वर्ग को हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रदर्शन लूप या हिस्टेरिसिस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम दाब पर वास्तविक गैसें पीवी समतापी वर्ग पर किस तरह से आदर्श व्यवहार से विचलित होती है। तो किससे विचलित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक विचलन से प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित करें। तो अगला क्वेश्चन है, पीवी समतापी वक्र में एक वास्तविक गैस है, गैस आदर्श व्यवहार में सकारात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। आपको पता है जो गैस, तो गैस का दाब आदर्श गैस के नियम द्वारा अनुमानित दाब से क्या होता है, उच्च होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होता है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी लाइन है, आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल के आणविक वेग से वितरण वेग से जो गुणात्मक विचार से उनके क्वेश्चन है बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अब मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण गैस अणुओं के बीच किस मात्रा के वितरण का वर्णन करता है। तो किसका करता है, वेग का करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। मैक्सवेल के वितरण में एक वक्र कौन सा भाग उच्चतम वेग वाले गैस अणुओं को प्रतिनिधित्व करता है। तो दाईं पूंछ के, यानी दाईं ओर से करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिए गए तापमान पर मैक्सवेल के वितरण में किस प्रकार के गैस अणुओं का वेग अधिक होने की अधिक संभावना है। तो हल्के अणु, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। मैक्सवेल के वितरण वक्र का शिखर दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सर्वाधिक संभावित वेग दर्शाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। किसी दिए गए तापमान पर नमूने में अधिकांश गैस अणुओं का वेग इसके निकट होता है। तो किसके निकट होता है, मूल माध्य वर्ग के वेग के निकटतम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे गैस का तापमान बढ़ता है मैक्सवेल का वितरण वक्र बन जाता है, क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सवेल के वितरण वक्र में दाहिनी पूंछ वेग वाले गैस अणुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि है औसत से ऊपर, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला, औसत से ऊपर बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। अंतराण्विक बल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतराण्विक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक अणु के भीतर परमाणुओं को एक साथ रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतराण्विक बल के रखता है। अंतराण्विक बल इनके बीच परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो किसी पदार्थ के भीतर अणु के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। लंदन परास बलों को इस रूप से भी जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, वॉन डर वाल्स बल से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। वॉन डर वाल्स को बल को भी एक लंदन परास बल भी कहते हैं। एक ध्रुवीय अणु में सकारात्मक सिरा जुड़ा हुआ होता है। तो एक ध्रुवीय अणु का सकारात्मक सिरा किससे जुड़ा होता है। तो जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है उससे जुड़ा होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। तो कौन सा हाइड्रोजन प्रबल हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, निम्न में से जल, यानी वाटर H2O। बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन बंध तब होता है जब हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस तत्व से बंध हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आपको ये क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।